Hello everyone, good morning. I am Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome to our school. Today we are starting class 8 chapter of 3rd English, The Glimpse of Past. In this chapter, some past glimpses are in there with using some important pictures. So let's start our chapter. हम इस चैप्टर में जो है वो कुछ पुराने हमारे पास की ग्लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो है वो स्ट्रगल जो हमारी इंडिपेंडेंस से बिफोर जो स्ट्रगल्स हुई थी उनके बारे में बताया गया है। कुछ पिक्चर्स और कुछ डायलॉग्स के थ्रू हमें उस टाइम के बारे में बताया है। जैसे पढ़ने से पहले इसमें बताया गया है कि बिफोर यू रीड हियर आर सम पैट्रियोटिकल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। इसमें हम 1757 से लेके 1857 तक के बीच में जो भी हिस्टोरियन ग्लिम्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that lead to the event known as the First War of Independence in 1857। तो ये जो कुछ ग्लिम्स और कुछ स्पीच बबल्स दिए हैं उनके थ्रू आप समझेंगे कि किस तरीके से हमने हमारा जो फर्स्ट वॉर था यानी पहला जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था 1857 का उसको किया था या क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से उसे वो वॉर हुई थी। फर्स्टली द मैरिटियर्स। मैरिटियर्स का मतलब होता है शहीद। जो हमारे मैरिटियर्स हैं उनके लिए कुछ बात बताई है। एट अ फंक्शन इन दिल्ली के एक फंक्शन की बात है। On my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of Indian martyrs। तो ये एक बात बताई है कि मेरे वतन के लोगों, आप अपनी आँख में कुछ पानी भर लो और उन लोगों को याद करो जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, अपने आप को मैरिटियर बनाया है। यानी ये एक लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग है ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, उससे इंस्पायर्ड होकर एक स्पीच है। उसके बाद हम देखते हैं द कंपनीज कॉन्क्यर। अब बात आती है सेकंड पॉइंट है हमारा कि कंपनी यानी जो कंपनी थी उसने हमारे जो कंट्री के जो देश थे ये उन पर कैसे विजय प्राप्त की थी या उनको कैसे कॉन्क्यर किया था। विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। 18th सेंचुरी में इंडिया के पास जो वेपन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराने और बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, लेकिन उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास जो वेपन्स थे वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ही अच्छे वेपन्स थे। इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइंड। अब कुछ लोग यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि जो इंडिया के जो प्रिंस हैं वो आपस में मतलब उनमें यूनिटी नहीं है, वो क्या है आपस में ही लड़े जा रहे हैं और जो है लड़ के क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। That upstart Rajabha called the English merchant, they will help me to defeat him। और इसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं अपने आप आपस में एक दूसरे को एनिमी समझ के ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वॉर कर रहे हैं। The people has no peace due to such consist fights। और उस टाइम हर जगह मार काट लड़ाई झगड़े हो रहे थे जिससे कि लोगों को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी और चारों तरफ क्या है सिर्फ और सिर्फ फाइट का ही माहौल बना हुआ था। द rebels helped the East India Company and it could easily subdue Indian prince one by one। अब ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा हो गया था कि उन्हें ये पता चल गया था कि ये लोग जो है आपस में जो राजा वगैरह हैं वो आपस में लड़ के मर रहे हैं, तो वो क्या करता था एक दूसरे को एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा देते थे और लड़ाने के बाद जो राजा कमज़ोर पड़ जाता था उस राजा के साथ वॉर करके उस राज्य को अपने में मिला लेते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेते थे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore found the British till the he death fight। कुछ राजा ऐसे भी थे कि जो मतलब बहुत महान थे, जो बहुत उनकी जो सोच थी वो दूर की थी, और वो क्या है जैसे टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के, उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रिटिशर से फाइट की लेकिन वो फाइट करते करते ही मर गए, लेकिन उन्होंने क्या है अपने आप को उनको नहीं सौंपा था या अपने राज्य को उनको नहीं दिया था। Thank God there is peace in the country now, no more war, no looting by thugs। कुछ जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर्स को अच्छा भी मान रहे थे और कुछ लोग उन्हें बुरा भी मान रहे थे। तो जो लोग उन्हें अच्छा मान रहे थे वो ये कह रहे थे कि भगवान का भला है,
कि कम से कम ब्रिटिशर्स आ गए, इसके कारण हम यहाँ पर वॉर, जंगें तो नहीं हो रही, आपस में लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही, जो ठग्स वगैरह हैं, जो चोर वगैरह, उनके थ्रू किसी की लूटपाट तो नहीं हो रही है। इट इज़, उनमें से एक कहता है इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिशर, कि भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है। दूसरा कहता है अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, तो वो ये तीसरा जो होता है उनमें से वो ये कहता है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से लिंक है, इसीलिए ये हमारे पास आ रहे हैं। हाउ इंडियन रीच टू देयर कॉन्क्यर, अब जो इंडियंस थे वो जो उस टाइम पे जो कॉन्क्यर यानी जो हो लड़ाइयाँ हो रही थी उनके बारे में कैसे सोच रहे थे, तो कुछ अच्छा सोच रहे थे और कुछ बुरा सोच रहे थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड अवर डिथ्रोन अवर किंग्स, तो कुछ लोग बुरा भी कह रहे थे कि जो वाइट मैन यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या है, उन्होंने हमारे राजाओं को अपनी राजगद्दी से हटा दिया है, ये बहुत बुरा उन्होंने किया है। सम किंग वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, हाँ मानते हैं कि कुछ राजा जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम वो हमारे देश के तो, हमारे लैंड के तो थे, हमारी कंट्री के तो थे, ब्रिटिशर्स तो नहीं थे। नो नाउ वी हैव बिकेम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे हम भी क्या है, फॉरेनर्स के स्लेव बन जाएंगे। फिर है ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल में देखिए कि जो 1765 से लेके 1836 तक हुआ था, उस ब्रिटिश रूल के बारे में बताया। अब इसमें बताया रीजन के बारे में कि उस टाइम क्या कुछ धर्मगुरु वगैरह आ गए थे, जिनके कारण ये एक रीजन जो है वो अलग ही फॉर्म में चला गया था। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड इन आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी इन चाइल्ड, तो उनमें से कुछ जो प्रीस्ट थे यानी जो रिलीजियस फॉलो करते थे, बड़े बड़े धर्मगुरु धर्मात्मा वगैरह थे, वो क्या अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे। बोलते थे कि ये छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जो भेदभाव है वो रखने लगे थे, कि अपर क्लासेस हमेशा अपर ही रहेंगी, लोअर क्लासेस को अपर क्लासेस के साथ बैठना उठना खाना वगैरह खाना किसी का राइट नहीं था। और चाइल्ड मैरिज, वो लोग कहते थे कि बच्चों की शादी क्या है कम एज में ही कर देनी चाहिए। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस हिज रिलीजियस, उनका जो धर्मगुरु थे उनका उस टाइम पर वो लोग कहते थे कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये जो समुद्र है, जो नदी है, इसको लांगा गया, इसको पार किया गया, तो वो अपना रिलीजियस को खो देगा, यानी उसको जो रिलीजियस में वो रह रहा है उसमें रहने का अधिकार नहीं रहेगा। और कुछ लोग बोलते थे माइसरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन्स, और कुछ लोगों का उस टाइम पे मानना था कि ये जो भी हमारे संसार में, हमारी कंट्री में जो भी परेशानियां भुगत रहे हैं हम, ये परेशानियां आ रही हैं, सब किसकी वजह से आ रही हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से आ रही हैं। द ट्रुथ वॉज दैट इंडिया हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट द ब्रिटिश कोड दैम, और उस टाइम पे क्या था कि सच्चाई तो ये थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो खो दी थी। द नेटिव आर अनवर्थ ऑफ ट्रूली इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या कहना रहता था हमेशा कि जो इंडियंस हैं वो क्या है, अनवर्थ यानी किसी लायक नहीं है, हम उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते। तो उसके देखो पिक्चर में देख के पता चल रहा है कि उनके पीछे जो एक इंडियन खड़ा है वो कहता है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, तो वो कहता है कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। Being merchant, the British want quick profit. Their heavy tax forced farmer to abandon their field. तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री में आ गए थे, वो धीरे धीरे करके अब हमारी कंट्री को कैप्चर करना चालू करने लगे थे। तो वो क्या कर रहे थे कि जो मर्चेंट वगैरह थे उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उनसे चीज़ें खरीद लिया करते थे और उन पर हैवी टैक्स लगा दिया करते थे। हैवी टैक्स के साथ साथ वो फार्मर जो थे वो फार्मरों को शोषित करते थे या प्रताड़ित करते थे कि वो अपना जो लैंड एरिया है वो ब्रिटिशर्स के नाम कर दें। बट यू मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, तो इसमें कुछ बातें बताई हैं कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि लेकिन आप तो वो व्यक्ति हो जो मेरा पूरा क्रॉप ले रहे हो, यू आर स्टिल इन एरियर, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो वो कहता है चुपचाप से अपना सारा जो अनाज है वो मेरे हवाले कर दो, अगर तुमने अपना जो भी आपको टैक्स देना है अगर वो टैक्स आपने अगले वीक तक पे नहीं किया तो मैं आपको जेल में डाल दूँगा। यानी उस टाइम पे क्या है पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातें चल रही थी, वो पूरा उन्हीं का रूल हमारी कंट्री में चलने लगा था। वो लोग जो इंडियंस थे उनको काफ़ी ज़्यादा मोलेस्ट करने लगे थे। Still, the
ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट। अब जो थे वो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, नए नए रास्ते ढूंढने लगे किस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें वो। तो उनमें से एक कहता था गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया। तो अब उन लोगों ने क्या नया इन्वेंट किया कि एक काम करते हैं कि जो हम लोग इंग्लैंड में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, उसको इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए हम कोई भी ड्यूटी चार्जेस या फिर मतलब कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। यानी हमारी कंट्री से जो चीज़ें वहाँ जा रही थी, यानी जो हम बेच रहे थे उन पर तो वो हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, लेकिन जो उनका गुड्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आ रहे थे उन पर वो कोई भी टैक्स या ड्यूटी नहीं लगा रहे थे। तो उनमें से एक कहता है हाँ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छी बात है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंस्टीट्यूट। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे वो क्या थे, इंडियंस के लिए क्रिपल एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गए थे। इनवेटेबल फार्मिंग फॉलो बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्ट्रेविगेशन। और उस टाइम पे इंडियन जो 1822 और 1836 के बीच में कम से कम 15,000 जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी खेती को छोड़ने के चक्कर में अपनी जान दे दी थी। द ब्रिटिश पॉलिटिक्स रेन द एक्सपर्ट एडिशन एंड देयर बिजनेस। और वो क्या करने लगे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया कि अपनी नई नई पॉलिसियाँ बना के इंडिया में लागू कर दी, और अपने जो बिजनेस थे उनके लिए नए नए आर्टिशंस उनने ढूंढ लिए थे। यानी वो किसी न किसी तरीके से भी सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रहे थे, प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। अब उसके बाद 1772 से लेके 1833 की बात आती है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक इंडिया को कहीं ना कहीं क्या करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट कराना चाहते थे, लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे कि किस तरीके से वो लोग इंडिया की जो स्ट्रगल्स हैं उनमें सपोर्ट करें। राजा राम मोहन रॉय, a learning man from Bengal, understood what was wrong with the country। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो एक अच्छे व्यक्ति थे, बंगाल के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और वो जान रहे थे, इस चीज़ को समझ रहे थे कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो भी गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेट अस नॉट डिस्पेयर ourselves, our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superior has been running us। तो राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि हमारा जो पुराना, हम अपने आप को क्यों गिरा रहे हैं, हम अपने आप को उठाएंगे। हमारा जो पुराना यानी बहुत पुराना जो एंशियंट कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था, और हम इतने केपेबल हैं कि हम हर ग्रेटेस्ट चीज़ को अचीव कर सकें और अपनी सोसाइटी को एक सुपीरियर सोसाइटी बना के आगे ला सकें और उसको चला सकें। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। और फिर वो अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ उमा से बात करते हैं। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इन द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैज़ डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रीजन इज द सेम। तो वो अपनी वाइफ से बात करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे जो काउज होती हैं यानी जो गाय होती हैं वो बहुत सारे कलर की होती हैं, लेकिन जो उनका मिल्क होता है वो तो वाइट ही होता है। इसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो मेन मोटिव यानी जो गोल होता है वो एक ही होता है कि हर धर्म क्या है, समान है, हर रिलीजियस एक सा ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो साइंस और मतलब मॉडर्न जो नॉलेज, आज की जो नॉलेज थी उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट रहते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड साइंटिफिक। और उनका मानना था कि जो भी ज्ञान या जो भी नॉलेज है वो क्या है, हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस, उसकी पहले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके बाद उसको साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए। ही स्टार्ट न्यूज़पेपर बट द सस्पेशन ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाऊं, यानी और अदर इंडियंस तक पहुंचाऊं ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये समझ में आ गया कि ये किसी न किसी मिशन के थ्रू ये पेपर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1823 में उस पेपर को बंद कर दिया। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them। उन्हें फिर गुस्सा आ गया राजा राम मोहन रॉय को। उन्होंने कहा कि मैं इस सी को क्रॉस करूंगा और मैं इंग्लैंड में जाके देखूंगा आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतने पावरफुल होते जा रहे हैं। वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओन्स ऑफ हिज सब्जेक्ट।
वो कहते हैं कि हम आपको एक रूलर के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हमें क्या है सिर्फ एक सब्जेक्ट समझ के, एक विषय समझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रूलर, उसके लिए एक सब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो आज हम हमारा चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। उसके लिए वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।